डैफोडिल कोचिंग क्लास है यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीट शिक्षक भर्ती के अंतर्गत संस्कृत भाषा के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चन किस प्रकार से अपन राइट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। कहने का अर्थ यूं है, 2015 में मेरे जो विद्यार्थी थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 30 में से 30 क्वेश्चन राइट किए हैं। 2017 में से रीट के अंदर भी इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थियों ने 30 में 30 क्वेश्चन राइट किए हैं। मेरा जो पाठ्यक्रम बच्चा प्रारंभ से अंत तक यदि संस्कृत पढ़ चुका होगा तो निश्चित तौर से 27 से 30 क्वेश्चनों के बीच में उसके अंदर राइट होंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हर रोज टॉपिक वाइज आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। सारे वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे और निश्चित तौर से एक वीडियोज आपको पसंद आएंगे। आपको अपना सिलेबस निश्चित तौर से याद होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अव्वल नंबर आएंगे और आपके चयन में अहम भूमिका संस्कृत भाषा 30 में से 30 क्वेश्चन राइट करने के बाद निभाएगी। यह मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो निवेदन ये है कि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहें। मेरे जो वीडियो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आप देखते रहें। मैं छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक के हिसाब से सरल तरीके से आपको है ना डालता रहूंगा। आप उसका विमोचन करते रहें, देखते रहें, उसके हिसाब से उनको याद करते रहें और बड़ा सरलीकरण तरीके से आपको है ना अच्छे अंक दिलाने का मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। आज का टॉपिक अपना होगा संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण। ये आज का एक टॉपिक है। सबसे पहले इसके अंदर भाषा शब्द आया। भाषा भाषा अपने कोई भी शब्द होते हैं, उन शब्दों का अभिव्यक्तिकरण भाषा कहलाता है। भाष धातु का अर्थ होता है कहना। कहने का अर्थ है स्पष्ट रूप से अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भाषा कहलाती है। इसकी परिभाषा ये होगी, भाषयन्ते अनया इति भाषा। अन्य का अर्थ होता है जिसके द्वारा, अर्थात क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से कथन। स्पष्ट रूप से कथन कहने का अर्थ है आप कोई भी बात है, अपने विचार हैं वो दूसरे को बताते हैं, दूसरे के विचार हैं वो अपने तक यदि आप लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप किसके द्वारा आदान प्रदान करेंगे, भाषा के द्वारा आदान प्रदान करेंगे। भाषा के अंदर क्या है कि शब्दों का विश्लेषण होता है, किसी प्रकार के नियमादित तरीके नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ है स्पष्ट रूप से कथन। अब इसके अंदर है ना अन्य है। अन्य का अर्थ क्या होता है, साधन होता है, साधन। तो भाष धातु है ना, भाष धातु, इस भाष धातु का अर्थ क्या हो जाएगा, भाष धातु का अर्थ हो जाएगा कथन। भाष धातु का कथन, कथन का अर्थ क्या होगा, स्पष्ट रूप से कथन है, भाष धातु कहलाती है। अभी भाषा की परिभाषा नहीं हुई है, बल्कि किसके भाष्यन्ते में कौन सी धातु है, भाष धातु है। का अर्थ क्या होता है, कथन यानी कहना, बोलना, इस प्रकार से होता है। इससे भाष का अर्थ क्या होगा, स्पष्ट रूप से कथन। लेकिन इसके अंदर क्या दिया है, अनया। अनया का अर्थ है इदम का तृतीया का स्त्रीलिंग रूप अनया होता है। यह साधन के रूप में है। तृतीया विभक्ति किस में आती है, साधन के रूप में आती है। तो अब है ना हम भाषा की परिभाषा क्या लिख देंगे, अनया, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। अब है ना स्पष्ट रूप से कथन होता है, वह भाषा कहलाती है। वह भाषा कहलाती है। तो सीधी सी बात है, जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से कथन हो वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब इस भाषा के अंदर देखो क्या सिस्टम होता है, 7 कोश पर पानी फिरे और एक कहावत है मारवाड़ी में,
और आगे ये करें कि 20 कोश पर भाषा। क्या कहा? 7 कोश पर पानी फिरे, 20 कोश पर भाषा। पानी का जो जल स्तर है वो हर 7 कोश के अंतराल में परिवर्तित होता रहता है। जहां मान लो पानी मीठा है, 7 कोश के बाद में कुछ जल स्तर में मिठास में अंतर आएगा। क्या वह उससे ज्यादा मीठा भी हो सकता है, उससे कम मीठा भी हो सकता है। कहने का अर्थ है पानी अपने हर 7 कोश के ऊपर है ना अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। ऐसे ही भाषा संपूर्ण विश्व में एक भाषा नहीं हो सकती, अनेकों भाषाएं संपूर्ण विश्व में। भाषा का एरिया 20 कोश तक अपने एक भाषा का क्राइटेरिया होता है, यानी लगभग 60-65 किलोमीटर तक के एरिया में एक प्रकार की भाषा रहती है। जैसे मेरे यहाँ राजगढ़ के लोग अमित तमी बोलते हैं, इधर है ना बीकानेर के लोग हूँ आऊं तू चाल, और हम लोग मैं और तू बोलते हैं। ये एक थोड़े से एरिया में ना कुछ शब्दों का जैसे क्या है परिवर्तित रूप हमें दिखाई देता है। इसको हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। भाषा के अंतर्गत क्या होता है, हम यहाँ जो कोई भी शब्द बोलते हैं वह कोई आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण विश्व में उसका अर्थ वही रहे। जैसे संस्कृत भाषा में क्षीर क्या होता है? क्षीर होता है, क्षीर। इसको बोलते हैं दूध। क्षीर, क्षीर को क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। तो वस्तुतः दोनों का अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ है। हम लोग तो इसको क्या क्षीर को दूध बोलते हैं। माँ के स्तनों के दूध को भी हम लोग क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। और गाय भैंस आदि के दूध को भी हम क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। लेकिन आप उड़िया में जाएंगे जहां मूलतः संस्कृत भाषा है, वहां क्षीर, क्षीर का अर्थ क्या होगा? गाय भैंस आदि के दूध को क्षीर बोलते हैं, और माँ के स्तनों के दूध को क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। तो दोनों शब्दों में परिवर्तन हो गया ना। हम लोग यहाँ माँ के स्तनों के दूध को भी दूध, गाय भैंस आदि बकरी के दूध को भी दूध बोलते हैं। और ये यहाँ का आदमी जब वहां उड़ीसा में जाकर के वहां की औरतों के पास गाय का दूध लेने के लिए जाएगा, कहेगा कि 2 लीटर दूध दे दो, तो वस्तुतः वो उसका अर्थ अलग ले लेंगे, क्योंकि वहां क्षीर, क्षीर होता है। गाय भैंस के दूध को वो क्या बोलते हैं? क्षीर बोलते हैं, ना कि दूध बोलते हैं। तो भाषा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। भाषा 20 कोश में परिवर्तित होती रहती है, उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए किसी प्रकार से नियमित तरीके से नहीं बंधी हुई है। अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से भाषा का रूप दे दिया जाता है। इसलिए विश्व में भाषा एक नहीं है, वस्तुतः अनेक भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं, क्योंकि समुदाय विशेष के अनुसार अपने अपने शब्दावली होती है और शब्दों का समूह भाषा कहलाती है, न कि व्याकरणात्मक स्थिति उसके अंदर मानी जाती है। तो मैंने आपको ये बताया भाषेन्ते अनया इति भाषा। इसमें अनया आएगा क्योंकि भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होता है तो इदम का तृतीया का एकवचन अनया आता है। ये भाषा भी क्या होगी? साधन होगी। क्या होगी? साधन होगी। तो इसमें धातु क्या होगी? भाष धातु होगी। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? कथन होता है, यानी स्पष्ट रूप से कथन है, भाष धातु का अर्थ हुआ। अब हमें किसका भाषा की परिभाषा करनी होगी। भाषा की परिभाषा क्या कहेंगे? इसमें साधन का अर्थ ले लेंगे। साधन का अर्थ क्या होगा? जिसके द्वारा। अब भाष का अर्थ ले लेंगे, क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से कथन होता है, जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से कथन होता है, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा में क्या होता है? 7 कोश पर पानी फिरे, पानी 7 कोश पर अपने जल स्तर का परिवर्तित रूप में हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे ही 20 कोश पर भाषा, और भाषा का भी क्राइटेरिया होता है, दूरियां, जैसे अपना क्षेत्र होता है 25 कोश भी हो सकता है, 15 कोश भी हो सकता है। एक समुदाय विशेष का एक निश्चित माप तोल होता है दूरी का, उसके अंदर उन्हीं प्रकार के शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वह उस समुदाय विशेष की एक अलग से भाषा होती है। जैसे गाड़िया लोहार होते हैं, वो अपने अलग से शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। हम लोग उनके झुंड में यदि चले जाते हैं तो वो बोलते रहते हैं, हमें उनके वक्तव्य का पता नहीं चलता है कि वस्तुतः किसको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सांसी परिवार है, उनकी अलग भाषा है। कहने का अर्थ है हर समुदाय विशेष की अपनी एक अलग अलग भाषा मानी जाती है, और अलग अलग भाषा होने के कारण से विश्व में अनेक प्रकार के समुदाय हैं, और प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा होने के कारण से भाषा के अनेक रूप हो गए, अनेक प्रकार की विश्व में भाषा हो गई। अब देखो
ये कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से इसको मान सकते हैं। भाषा को प्रकट करने के 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 प्रकार भाषा को प्रकट करने वाले माने जाते हैं। एक कहा ध्वनि, और दूसरा लिपि होती है, और तीसरा संकेत होता है। ध्वनि, लिपि और संकेत 3 प्रकार से भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। ध्वनि का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को बताने जा रहे हैं शब्दों के द्वारा, और वह सुनकर के आपको अपने विचार पुनः उन्हीं शब्दों के द्वारा बोल करके सुनाता है, तो वह क्या होता है? ध्वनि होती है। ध्वनि में क्या होता है? शब्दों का आदान प्रदान होता है। मूल रूप से सबसे पहले भाषा में कौन थे? शब्द थे। कौन थे? शब्द। अब देखो लिपि के अंदर क्या होता है? जैसे आप संस्कृत भाषा के अंदर आपने यू कहा, ये क, ख, ग, घ और अंग, ये एक प्रकार से ये लिपि है। इस लिपि को हम क्या बोलेंगे? देवनागरी लिपि बोलेंगे। तो किसी भी प्रकार से हमारे व्यंजन स्वर जो भी हैं या उनकी जो शब्दावली है उसको हम क्या बोलेंगे? लिपि बोलेंगे। लिपि के अंतर्गत जैसे एक अध्यापक एक छात्र से प्रश्न पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वस्तुतः फिर वो प्रश्न पूछा गया, फिर उसका उत्तर देता है विद्यार्थी, तो यह क्या होता है? लिख करके, न कि इस प्रकार से बोल करके पूछा विश्व में सबसे बड़ा देश, तो फिर विद्यार्थी लिख करके इस प्रकार से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट करना का मतलब क्या हो गया? शेयर लाइक का मतलब ये नहीं हुआ कि आप है ना लिपिबद्ध तरीके से हमें जवाब दे रहे हैं। कमेंट करने का अर्थ क्या होगा? आप लिख करके कुछ हमें दिखाएंगे, बताएंगे कि वास्तव में आप लाजवाब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पढ़ा हमारे समझ में आता है, आप अद्भुत हैं, महान हैं, हाँ आप हमें वास्तव में उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके वीडियोस के द्वारा हम है ना इस विषय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये जो सारे के सारे आप कमेंट लिख करके इस प्रकार से एक वीडियो के नीचे आप डालते हैं, तो वो आपकी कौन सी भाषा हुई? लिपि भाषा हुई। और संकेत भाषा, संकेत भाषा का अर्थ है आप जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, वो वस्तुतः हर एक चीज को इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से अपने इंगित भाषा को संकेतों के द्वारा छू करके, पकड़ करके, बता करके या इशारा कर करके, कुल मिलाकर के ध्वनि का प्रयोग जिस भाषा में नहीं किया जाता है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? संकेत भाषा बोलते हैं। जैसे क्रिकेट के अंतर्गत क्या होता है? संकेत भाषा का प्रयोग होता है। एक जैसे कैप्टन मध्य में खड़ा रहता है, एक जैसे फील्ड को फैलाना है तो इस प्रकार से करेगा, दूर करेगा, और फिर अंदर लाना है तो इस प्रकार से और नजदीक करेगा, पीछे करना है तो इस प्रकार से करेगा, और नजदीक बुलाना है तो इस प्रकार से करेगा, रोटेट के घूम करके जल्दी से आओ इस प्रकार से करेगा, जल्दी से पीछे चले जाओ इस प्रकार से करेगा। तो ये उनकी भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा में हम दूर से भी किसी चीज को मूवमेंट कर सकते हैं। बहुत दूर एक आदमी खड़ा है, 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इशारा हमारा एक दूसरे के समझ में आ रहा है, तो वो अपने इस प्रकार से कोई भी संकेत करता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और आप चिंता मत करना। इसका मतलब हम दूर तक उस आदमी का फॉलो करते हैं। ट्रेन के अंदर हम जाते हैं, हमारे परिचित व्यक्ति ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, ट्रेन चलने लग जाती है, लेकिन आवाज ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन दूर तक 200, 500, 400 किलोमीटर तक इस प्रकार से हम इस प्रकार से एक दूसरे को इशारा करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है? संकेतिक ध्वनि का प्रतीक होता है। इसके अंदर क्या है? ध्वनि के अंतर्गत शब्दों का आदान प्रदान किया जाएगा। लिपि के अंतर्गत क्या होगा? आपको लिख करके कुछ भाषा का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और संकेत भाषा के अंदर आपको निश्चित तौर से ना ही तो बोलना पड़ेगा, ना ही लिखना पड़ेगा, वस्तुतः इंगित इशारों से इस प्रकार से आपको अपने मंतव्य को प्रकट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा कि 3 प्रकार से इस प्रकार से भाषा के प्रकार होते हैं। अब देखो इसके अंदर यदि ऐसा करे ना तो वस्तुतः कोई क्षेत्र के अंदर इसका अर्थ रुकना होता है,
तो कोई 20 किलोमीटर दूर दूसरे क्षेत्र का इसका अर्थ चलना हो गया, तो वस्तुतः क्या है, विसंगतियां हो गई। तो विसंगतियां हो गई, तो इन विसंगतियों को दूर करेंगे तो हमें क्या है, नियम बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे। अभी तक मैंने आपको कहा कि शब्द होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, भाषा। भाषा में केवल किसका प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बल्कि वो नियमबद्ध नहीं होता है, नियम नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारी भाषा के अंदर विसंगतियां होते हैं। राजस्थानी भाषा की मान्यता अभी तक भारत के अंदर नहीं मिली है। उसका कारण ये नहीं है कि उसके पास शब्दकोश नहीं है, शब्दावली नहीं है, अच्छे अच्छे ग्रंथ नहीं है, अच्छी अच्छी रचनाएं नहीं है, अच्छी अच्छी कहावतें नहीं है। वस्तुतः वो एक भाषा के संपूर्ण रूप को लिए हुए है और पराकाष्ठा को प्राप्त है। बिल्कुल एकदम से विस्तृत भावों से युक्त राजस्थानी भाषा अब है ना हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा दी गई है। लेकिन किस चीज का अभाव है, व्याकरण का, नियम का अभाव है। अभी उसका एक क्या नहीं है, उसके पास व्याकरण नहीं है, इसलिए उसको संविधान के अंदर भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि नियम नहीं है। एक आदमी उसी चीज को ऐसे इस प्रकार से बता देता है, दूसरे एरिया के आदमी उसी वस्तु को अपने विचारों से प्रकट कर देता है, एक दूसरे से विरोधाभास होते हैं। एक कहता है कि आपकी बात सही नहीं है, दूसरा कहता है आपकी भी सही नहीं है। कहने का क्या नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं है, यानी व्याकरण की स्थिति नहीं है, केवल और केवल अच्छी शब्दावली है राजस्थान भाषा के अंदर। और अच्छी शब्दावली एक क्या है, भाषा कहला सकती है, लेकिन श्रेष्ठ भाषा नहीं कहला सकती। उसके अंदर किसका फिर डालना हो जाता है, नियम जो सिस्टम होता है ना, उसको डाला जाता है। जैसे भाषा के अंदर केवल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यदि आप भाषा को नियमों में बांधेंगे तो वस्तुतः आपको व्याकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये व्याकरण है ना, ये किस में बंधा होता है, नियमों में बंधा होता है। व्याकरण के अंदर क्या आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं। आपको पूछे भाषा का स्वरूप किस चीज में बंधा हुआ होता है, तो भाषा का स्वरूप शब्दों में बंधा हुआ है। व्याकरण का स्वरूप किस चीज में बंधा हुआ है, नियमों में बंधा हुआ है। अब क्या है, जैसे नियम की बात करते हैं तो संकेतित भाषा होती है। ट्रैफिक पुलिस वाला इस प्रकार से हाथ कर करके और यूं इस प्रकार से करेगा, इसका मतलब क्या होगा, आप चले जाओ। और यूं इस प्रकार से रोक देगा कि एक बार आपको इस प्रकार से आगे नहीं आना है, आप वहीं खड़े रहो। तो ऐसा ही राजस्थान के अंदर होगा, ऐसा ही भारत के सभी प्रांतों में होगा, ऐसा ही विश्व के सभी राज्यों या देशों के अंतर्गत इस प्रकार से इस संकेतित भाषा का अर्थ है आप इस मार्ग से जा सकते हैं, इस संकेतित भाषा का अर्थ है अब आपको रुकना पड़ेगा। तो वस्तुतः संपूर्ण विश्व में यह एक प्रकार से रुकना और यह एक प्रकार से चलना ट्रैफिक पुलिस के लिए एक नियमबद्ध हो गया। तो कहने का अर्थ है नियमबद्ध तरीके से कौन होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण के अंदर देखो वी उपसर्ग होता है, आंग भी उपसर्ग होता है, ये वैदिक उपसर्ग होता है, और क्री धातु होती है और ल्युट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय होता है। व्याकरण शब्द होता है उसमें वी उपसर्ग भी है, साथ साथ में दूसरा आंग उपसर्ग, आंग वैदिक उपसर्ग होता है। इसके अंदर है आ शेष रहता है, क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है। ये लो वी और आ और प्लस क्या होगा, क्री धातु और प्लस क्या होगा, ल्युट प्रत्यय होगा। ल्युट जो प्रत्यय होता है इसमें यू शेष रहता है, क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है, और यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। क्या हो जाता है, अन हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। देखो वी आंग क्री और ल्युट, ये स्थिति होती है व्याकरण की। वी उपसर्ग होता है, आंग उपसर्ग होता है और क्री धातु होती है और ल्युट प्रत्यय होता है। अब ये जो ल्युट प्रत्यय होता है ना, उसमें यू शेष होता है। क्या शेष होता है, यू शेष होता है। यू का भी क्या हो जाता है, अन हो जाता है। क्या हो जाता है, अन हो जाता है। और ये क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है, नपुंसक।
तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, अनम हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होगी। आपका ये क्या बचा, वी बचा, और फिर आगे इसमें क्या है, आ बचता। आग में क्या बचेगा, आग में आ बचेगा, और आपकी धातु क्या होगी, क्री होगी। ये स्थिति हो जाएगी, वी आ क्री, और लूट में यू, लूट में क्या बचेगा, यू, यू का यू और ना को एक सूत्र से अन हो जाता है, यू का क्या हो जाता है, अन। प्रत्यय आपका कैसा है, नपुंसकलिंग, तो क्या लग जाएगा, दर्शनम, पठनम, वदनम, हसनम, करणम, हरणम, धावनम, पठनम, चलनम, वदनम, अनम, अनम, अन, यू का अन और मैं नपुंसकलिंग होने के कारण से मैं लग जाता है, तो लास्ट में अंतिम स्थिति अनम की रहती है। तो व्याकरण की स्थिति है आपका वी उपसर्ग है, अंग का आ से रहता है उपसर्ग का, और क्री, क्री में करना होता है, और अनम, और इस प्रकार से व्याकरण और मैं यहाँ पर कौन सा संधि कर देंगे, यम संधि कर देंगे, टी का क्या कर देंगे, यह कर देंगे, तो व्याकरणम। इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी व्याकरण। व्याकरण की जो व्युत्पत्ति है वो क्या होगी, वी उपसर्ग होगा, आंग उपसर्ग होगा, क्री धातु होगी, लूट प्रत्यय होगा, लूट में क्या शेष रहेगा, यू रहेगा, और यू का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, ये इसकी परिभाषा है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते, यानी व्याक्रियन्ते का व्याकृत होता है, व्युत्पद्यन्ते का अर्थ है उत्पादित होता है, अर्थात व्याकृत होता है या उत्पादित होता है, अनेन जिसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जिसके द्वारा नियम का व्युत्पादन होता है उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखो इसके अंदर एक शब्द है, वो क्या होगा, एक होता है व्युत्पत्ति और एक शब्द होगा उत्पत्ति। एक शब्द होता है उत्पत्ति, एक शब्द होता है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है कोई भी चीज पहले प्रारंभ रूप में बन गई, और व्युत्पत्ति का अर्थ है उस बनी हुई चीज के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, उसमें कोई नवीनता लाते हैं, परिवर्तित करते हैं उसका अंदर, उसके स्वरूप में आप नवीनता ला करके कुछ चेंज करते हैं, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। उत्पन्न को और ज्यादा परिमार्जन करना, परिशलन करना व्युत्पत्ति कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा क्या था, भाषा का शब्द। भाषा में क्या होते हैं, भाषा में शब्द होते हैं, और अब है ना व्युत्पत्ति में हम क्या आ जाएंगे, नियम। व्युत्पत्ति में क्या आ जाएंगे, नियम, यानी ये नियम किस में आ गए, व्याकरण में आ गए। तो कहने का अर्थ है भाषा के अंदर शब्द थे, और शब्दों का संपूर्ण जो झुंड समूह क्या कहलाती थी, भाषा कहलाती थी। किसका भाव था, नियम का भाव था। अब क्या हुआ, वस्तुतः उन शब्दों को किसी न किसी प्रकार से एक संपूर्ण विश्व में नियमबद्ध तरीके से प्रकट करना जरूरी हो गया। तो वह प्रकट किसके द्वारा हम कर सकते हैं, व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण में इस प्रकार से हमने किसको डाल दिया, नियम को डाल दिया। तो कहने का अर्थ है व्युत्पत्ति शब्द, भाषा के अंदर जो शब्द होते हैं वो उत्पत्ति होते हैं, और व्युत्पत्ति का अर्थ है उन शब्दों को नियमबद्ध तरीके से बांधना, वो क्या कहलाएगी, व्युत्पत्ति, और वो क्या हो जाएगा, नियम, अर्थात वह व्याकरण होता है। इसमें भी क्या है, इदम का तृतीय का एक वचन है। यह हमारा क्या था, इदम का तृतीय का एक वचन, लेकिन यह स्त्रीलिंग है इसलिए अनया हो गया, और यह हमारा जो व्याकरण है वो नपुंसकलिंग है, तो तृतीय का एक वचन क्या होगा, अनेन होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप व्याकरण को किस प्रकार से कर सकते हैं, वी आ
अंग उपसर्ग क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय, इस प्रकार से आप बनाएंगे। ल्यूट प्रत्यय की और स्थिति देखो, जैसे इसके अंदर हम वी उपसर्ग कर देंगे और क्री धातु आंग उपसर्ग भी कर देंगे और क्री धातु कर देंगे और ल्यूट कर देंगे, इस प्रकार से वी क्री और ल्यूट में यू और यू का अन कर देंगे, ऐसा कर दिया। और आगे हम क्या कर देंगे, इसका नपुंसक लेंगे तो अनम कर देंगे, ये हमारी क्री रहेगी और ये आ रह गया और ये वी रह गया, इस प्रकार से। अब ये जो है ना इसका गुणादेश कर देंगे। गुणादेश क्या होगा, अर होगा और अनम धातु का गुणादेश कर देंगे, अनम हो जाएगा और मिलाएंगे तब क्या होगा, वी आ और क रे अनम, इस प्रकार से। और यण संधि कर देंगे, क्या होगा, व्याकरणम, इस प्रकार की स्थिति होगी। तो मैंने आज आपको दो चीजें बताई हैं, एक आपको क्या बताया, भाषा बताया और एक क्या बताया, व्याकरण बताया। भाषा में क्या होता है, वस्तुतः शब्दों का समूह भाषा कहलाती है, जिसमें भाष धातु का अर्थ है स्पष्ट रूप से कथन, अर्थात जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया जाता है वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा में अपने मंतव्यों को प्रकट करने के तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला का ध्वनि के द्वारा, दूसरा का, जैसे कोई पक्षी है ना, वो अपनी बात दूसरे पक्षी तक पहुंच जाएगा तो निश्चित तौर से कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, ध्वनि भाषा का प्रयोग होगा। ऐसे ही दूसरी भाषा लिपि भाषा, गूंगा व्यक्ति है ना, अपने कोई भी मंतव्य को प्रकट करेगा तो लिख करके करेगा, उस लिपि को हम क्या बोल देंगे, लिखित लिपि बोल देंगे, तो वो भाषा का लिपि प्रकार हो जाएगा। और एक संकेतित भाषा होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस अपने संकेतित भाषा का प्रयोग करती है। एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है, वो सेंटर में मध्य में होता है, लेकिन पूरे अपने खिलाड़ियों को अपने इंगित इशारों की तरफ से कंट्रोल करता रहता है, नहीं कि उसकी ध्वनि वहां तक सुनाई देती है, लेकिन इशारों से अपने पूरे फील्ड को जमाए हुए रखता है। तो कहने का तीन प्रकार से भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि के द्वारा, लिपि के द्वारा और संकेत के द्वारा। अब क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं, तो शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तो वहां जाकर के उन शब्दों का अलग प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ हमारे चीनी होती है, चीनी को हम यहाँ चीनी बोलते हैं, जो चाय आदि दूध आदि में डालते हैं उसको हम चीनी बोलते हैं। और आप जोधपुर में जाएंगे ना, वहां आपको है ना खंड बोलना पड़ेगा, शक्कर बोलना पड़ेगा, हक्कर दे दो, 2 किलो हक्कर दे दो, यानी आपको चीनी नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो चीनी शब्द से समझते नहीं है, चीनी को वहां क्या बोला जाता है, हक्कर बोला जाता है। तो आप स्थान चेंज करेंगे तो आपके शब्दों का किसी न किसी प्रकार से क्या हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। एक जैसे एक बहन को ससुराल छोड़ने के लिए एक भाई जाता है, दूसरा पड़ोसी पूछता है कि आज आपका बेटा कहाँ है, तो वो माँ कहती है कि भाई ने नाखन गए छोड़न गए नाखन गए। तो दूसरा आदमी जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, मेरी भाषा में नाखने का अर्थ शमशान भूमि में रखना या भेजना, छोड़ करके आना, ऐसा होता है। तो वो आश्चर्य करता है कि हाँ नाख है रख के इसी के बात होगी, बोल ना जी बा बात को नहीं, मारे एक भाई ने आपके पीर शास्त्र छोड़ के आने भी नाखनो बोले राखनो बोले, और थे थोड़ा सा थारी भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो गया, आश्चर्य कोई बात को नहीं, इसी कोई बात को नहीं। तो रखना अर्थ तो है, शब्द तो एक ही बोला रखना, लेकिन रखने में एक आदमी तो रख लिया कि शमशान भूमि में रख कर आए क्या, और दूसरा आदमी समझा रहा है कि नहीं ससुराल छोड़ करके है, रख करके है। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन स्थान स्थान पर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उन समस्याओं का निजात पाने के लिए उन शब्दों का एक नियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नियम बना दिया गया। उस नियम को हम क्या बोल देंगे? व्याकरण बोल देंगे। यानी निश्चित नियम उपनियम के आधार पर किसी भाषा को बांध दिया जाता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में ऐसा नहीं है, राजस्थान में पाणिनि के द्वारा कहा गया है, मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में पाणिनि के द्वारा स्वरों का प्रकार इतना कहा गया, मानना पड़ेगा। विश्व में आप यदि संस्कृत भाषा का
प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी आपको पाणिनि के अनुसार स्वरों का प्रकार इतना माना गया है, आपको निश्चित तौर से ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। और भाषा क्या होती है, स्थान स्थान पर अपने शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाने वाली होती है। उसमें किसी प्रकार से नियम उपनियम बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन व्याकरण में क्या होता है, नियम और उपनियम बाध्य होते हैं। एक बंडल में भाषा को बांध देते हैं और परिमार्जित कर देते हैं, और किसी न किसी प्रकार से समझने में हमें व्याकरण क्या होता है, भाषा को समझने में व्याकरण हमें सहायक माना जाता है। तो मैंने आज दो आपको टॉपिक पढ़ाए। एक भाषा क्या होती है, भाष्यति अनेनेति भाषा, जिसके द्वारा कोई कथन कहा जाता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति कहा जाती है, उसको हम भाषा कहेंगे। एक दूसरा उसमें क्या होता है, भाषा में केवल और केवल शब्द होते हैं जिनका किसी प्रकार से कोई अर्थ बंधन नहीं होता है। उस शब्द का दूसरे स्थान पर अलग अर्थ होता है, तीसरे स्थान पर अलग होता है, चौथे स्थान पर अलग अर्थ होता है। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि उन शब्दों को हम नियम में मान देते हैं, तब हमें किसकी जरूरत होगी, व्याकरण की जरूरत होगी। व्याकरण का अर्थ है व्युत्पद्यन्ते व्याकरणते अनेन इति व्याकरण, यानी जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जैसे आचार्य शब्द है, कैसे बना, मैं कहूंगा प्रगत है आचार्य इति प्राचार्य, प्रगत है आचार्य इति प्राचार्य। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से निघंटु में इस प्रकार से बताया गया है। निघंटु ग्रंथ के अंदर जितने भी इस संसार में शब्द है, प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ऐसा बताया गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है व्याकरण की स्थिति होती है नियमित तरीके से भाषा को जो बांध देता है, जो संपूर्ण विषय में जिसका एक प्रकार से ही अर्थ होता है, जिसको एक प्रकार से ही पढ़ाया जाता है, जिसको एक प्रकार से ही समझा जाता है, वह हमारा व्याकरण है। व्याकरण में हमने वी उपसर्ग का, आंग वैदिक उपसर्ग का, अक्री धातु की और लुट पढ़ते का, वी और आंग में आ उपसर्ग रहेगा और लुट पढ़ते में यू शेष रहता है। यू ना को सूत्र से यू का अन हो जाता है। यह नपुंसकलिंग पढ़ते होता है तो अन्ना मैं हलंत लग जाएगा, अनम हो जाएगा। तो हम इसका संधि विच्छेद आदि करते हैं, संधि युक्त शब्द करते हैं, जड़ संधि व्याकरणम, इस प्रकार की व्युत्पत्ति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको संपूर्ण रीट का सिलेबस कराने जा रहा हूं। आज ये मेरी प्रारंभिक स्थिति है। आप धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो डाल करके आपको धीरे धीरे संपूर्ण रूप से है ना संस्कृत भाषा में, रीट के अंदर संस्कृत भाषा में 30 में से 30 अंक कैसे सही किए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और निश्चित तौर से सभी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आप पहले से आप संतुष्ट होंगे और देखते देखते आप हर किसी प्रश्न का आप उत्तर देने में सक्षम होंगे, मेरा ये ऐसा मानना है। तो निवेदन ये कि आप प्रारंभ से अंत तक सभी वीडियो को आप देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसमें आप कमेंट डालें, कोई कमियां हैं वो डालें, उसमें और सुधार किया जाएगा। तो आपसे ये निवेदन है कि आप निरंतर इन वीडियोस से आप जुड़े रहें और हर वीडियो को आप देखें और प्रारंभ से अंत तक देखें। निश्चित तौर से आपको इसमें फायदा होगा। यदि आज का पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।